हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। इस वीडियो में अगेन हम कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट जगह न्यूज़ में रही इस पिछले हफ्ते में और उनको लोकेट करेंगे मैप्स के ऊपर। तो क्या आपको पता है किन देशों के साथ रिसेंटली भारत ने कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं या कौन से देश लगातार न्यूज़ में हैं? तो आइए समझते हैं उन चीज़ों को। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, कुछ देशों के नाम आपको दिख रहे हैं: आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन। How many of the above given nations are part of Eurasian Economic Union (EAEU)? इसे कहीं कहीं EEU भी कहते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन या यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इनमें से कितनी कंट्रीज का पार्ट है EAEU का? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया या यूक्रेन? न्यूज में है क्यों? क्योंकि एक तो यूक्रेन का मुद्दा था, प्लस रिसेंटली इंडिया को लेकर भी कुछ बातें हो रही हैं और उनकी, क्योंकि रशिया इसमें एक मेजर रोल निभाता है इस ग्रुप में। इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार गए भी थे इस समिट में जब भी हुई थी और इंडिया ने कुछ वहां पर एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग ही जाएगा। अगले पे आते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक ऐसा देश जहां बहुत रेलेवेंस है जिसकी, जो आज हम ईवी रेवोल्यूशन देख रहे हैं ना, सब कुछ बिजली पे चल रहा है। तो लिथियम आयन की बैटरीज में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्गो से हमें मिलती है। आपको मुझे ये बताना है कौन से देश कॉन्गो के आसपास है: युगांडा, तंजानिया, इजिप्ट, लीबिया। आपके पास ऑप्शन सामने है। क्यों? क्योंकि यहां भी कॉन्गो भी न्यूज में था। क्या मामला है, समझेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करती है? हेती, वेनेजुला, पोर्टोरिको। हेती अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ भी भारत शायद कुछ नेगोशिएट कर चुका है ऑलरेडी। क्या चीजें हुई हैं, कहाँ ये देश है, एशिया में है, अफ्रीका में है, पैसिफिक में है, किस जगह है, मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखिए और बाद में उसे चेक करिए ताकि आपको पूरी तरह पता लग पाए कि आपने क्या गलतियां की हैं या क्या आपने सही समझा है। अगला, अब एक संस्थान है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये यूएन की एजेंसी है जो रिसर्च करती है कॉन्फ्लिक्ट, आर्ममेंट, आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट में। और इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर रहा है पिछले 4 सालों में, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ सिप्री। में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, सी या डी नीदर? क्योंकि ये भी न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आपसे मैंने सामने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। सबसे पहले आते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन पे, EEU के ऊपर में, जिसे कि कई जगह EAEU भी कहा जाता है। तो असल में इस ग्रुप में 5 मेंबर्स है: रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। अब क्योंकि रशिया और बेलारूस लगातार न्यूज में थे, किस वजह से? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में यूक्रेन के ऊपर एक एडिशनल जो फ्रंट खोला गया था वो बेलारूस ने खोला था और रशिया भी अटैक कर ही रहा था। आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो अगेन एक विवाद में रहा था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के विवाद की वजह से, जहां नगार्नो काराबाग के रीजन में विवाद हुआ था। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों सेंट्रल एशियन रीजन की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां खुद के अपने विवाद होते रहते हैं। तो कहां ये कौन सा देश लोकेटेड है रीजन वाइज आपको पता लग गया। अब समझते हैं पहली बात कि इनमें कितने लोग हैं और कितने देश हैं। अब जब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की हमने बात की तो हमें पता लग गया आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया, यानी 5 देशों का समूह है। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक इकोनॉमिक यूनियन हुआ पड़ा है जिससे आपस में व्यापार करते हैं। और ये असल में स्टैब्लिश हुआ था 2014 से बात चल रही थी, ट्रीटी 2015 में बनकर तैयार हुई। आर्मेनिया ने इसको 2 तारीख को ज्वाइन किया था और बाद में इसको किर्गिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अभी जैसे आपको दिख रहा है 5 मेंबर्स इसमें हैं। और बेलारूस ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया कोशिश कर रहा है EAEU के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। अब देखिए, जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो यहां पर आपको एक वाटर बॉडी दिखाई देगी। ये क्या कैस्पियन सी है? ये कैस्पियन सी है, मुझे बताइए। और यहां पर आपको यूक्रेन कहां देखने को मिलता है? मुझे बताइए ब्लैक सी कहां पर है? कहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है? कहां पर सी ऑफ जापान है? ये बातें हमने बार बार डिस्कस की है, तो आपको पता जरूर होना चाहिए। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको बेलारूस कहां पर दिख रहा है? यहाँ बेलारूस से मैंने बोला फ्रंट खोला था किस चीज का? यूक्रेन के ऊपर। तो यहाँ यूक्रेन है। ये कौन सी जगह है पता है आपको? यहाँ ये कौन सी जगह है? बहुत रेलेवेंट जगह थी, बहुत बार यहाँ युद्ध हुआ था। मैप पे आके हम डिस्कस करेंगे। हमें बताइए कौन सी जगह थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको। तो 5 देश कौन से EAEU में आपको पता लग गया। अब ये चीज न्यूज में क्यों है? बेलारूस के फॉरेन मिनिस्टर आए थे जहां इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात की थी उन्होंने, जो इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ कर सकता है। आपको पता होना चाहिए EAEU कब बना, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। अभी उसके 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब
यूक्रेन क्या ईयू का पार्ट है? तो बिल्कुल यूक्रेन इसका पार्ट नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ ही तो असल में मोर्चा खोला था रशिया ने, जिसमें बेलारूस ने उसका सपोर्ट किया था। यूक्रेन तो असल में ईयू का पार्ट बनना चाहता है, और यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बनना चाहता है, यानी अमेरिकी ग्रुप का। इसका विरोध रशिया लगातार करता है। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन असल में है क्या? तो 5 पोस्ट सोवियत स्टेट्स का ग्रुप है। पोस्ट सोवियत मतलब ये सभी कंट्रीज पहले यूएसएसआर का पार्ट थी, और 1 जनवरी 1915 को ये बनके तैयार हुआ, जिसमें बाद में किर्गिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया था। एक सिंगल मार्केट है जहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर होता है विद इन द बॉर्डर्स। इंडिया ने भी कोशिश की थी लगातार इनके साथ अपने संबंधों को स्ट्रांग बनाने की, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया गए भी थे ईयू के एक समिट के टाइम में, 2016 की बात है शायद ये, तो यहाँ है एक रशिया का शहर व्लादिवोस्तोक। तो व्लादिवोस्तोक टू रशिया का एक नया रूट बनाया गया था कि व्यापार यहाँ के इस रूट के थ्रू होगा। आमतौर पर जो व्यापार का रूट है भारत और रशिया का, वो कुछ ऐसा है जो इस तरह से जाता है। तो एक यहाँ से गुजरते हुए यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते हैं, और ऐसा ट्रेड का रूट है। तो एक शॉर्टकट बनाने की बात की गई थी व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से कनेक्ट करते हैं। व्लादिवोस्तोक एक रशिया का शहर है जो उनके फार ईस्ट में है। उस रीजन को डेवलप वो करना चाहते थे, तो भारत ने वहां पे ट्रेड करना उस रूट से भी स्टार्ट कर दिया है। और अब तो भारत बहुत सारे पेट्रोलियम भी इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। उनमें से एक बड़ा चंक जो है व्लादिवोस्तोक से के रास्ते से भी भारत में आता है, इस रूट से होते हुए। तो याद रखिए ईयू को लेकर पहले भी भारत काफी दिखा चुका है वार्मनेस, और अब बात चल रही है कि शायद भारत एफटीए कर पाएंगे। साथ भारत चाहता भी है कि व्यापार बढ़े, और इन रीजन की कंट्रीज के साथ आमतौर पर भी इंडिया का व्यापार बहुत ज्यादा नहीं है, तो भारत इनके साथ व्यापार बढ़ाना बिल्कुल चाहता है। ठीक है, अब एक और कंट्री की बात की थी मैंने, कॉन्गो। कॉन्गो का अगर आप देखो तो कॉन्गो एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको दिखेगा। इसके आसपास की कंट्री आप देखिए, जाम्बिया, अंगोलिया, मालावी, तंजानिया, साउथ सुडान, कार। अब देखिए बार बार जब भी मैं अफ्रीका आपको पढ़ाने या पढ़ने कहता हूँ, मैप में आपको कहता हूँ, पहले आप ये क्लियर कीजिए कि सहारा कहां पर है, सहारा डेजर्ट। सहारा की कंट्री कौन सी है? फिर बताइए सहल का रीजन कौन सा है, सहल का रीजन आपको पता चलेगा। फिर आप मुझे बताइए सहल के नीचे जो ग्रासलैंड आता है, सवाना, सवाना का रीजन कौन सा है। तो आपको अफ्रीका के बारे में क्लियरली जो डिमार्केशन है पता लगे। मैंने पिछले हफ्ते भी इसको पढ़ा था और इसको डिस्कस किया था। अब इसके बारे में बात करें तो थोड़ा कंफ्यूजन पहले क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ अफ्रीका का मैप है, कि ऊपर का रीजन जो है ना, ये आपका कौन सा रीजन होगा? सहारा डेजर्ट यहाँ पर है या नीचे है? ये रीजन आपका मेजरली सहेल का रीजन है। इसके नीचे आपका सवाना का रीजन है। यहीं पर आपके मेजर जंगल हैं। इसको अगर एक बैटल मैप से देखें तो कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए ऊपर के हिस्से में सहारा का रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है। इसके नीचे सहेल का रीजन है, और सहेल के नीचे आपका फिर सवाना स्टार्ट होता है, और बीच में कॉन्गो रिवर जहां से बहती है, इस रीजन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। तो सहेल का वो रीजन है जो कि ट्रांजिशन जोन है, यानी वो रीजन है जहां ऊपर डेजर्ट है और नीचे ग्रासलैंड है। इसके बीच का जो ट्रांजिशन इलाका है उसको हम कहते हैं सहेल का रीजन। और नीचे देखिए तो कालाहारी डेजर्ट है, तो यहाँ पर एक अलग ही कहानी एनवायरमेंटली आ जाती है। तो अगर आप देखिए सैटेलाइट पे, मैप पे, तो आपको इस तरह अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में एक पूरा बदलाव देखने को मिलता है। ऊपर डेजर्ट, नीचे आपको ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको सवाना के ग्रासलैंड मिलते हैं, और ये बीच का रीजन आपका सहेल का रीजन कहलाएगा। अब ये नहीं पानी नहीं है वो, बल्कि वो ट्रांजिशन जोन दिखा रहा है। तो अफ्रीका में ये जगह इंपॉर्टेंट न्यूज में है। अब हम बात कर रहे थे कॉन्गो के बारे में, स्पेसिफिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। ये है डीआरसी। डीआरसी एक करीब एक और देश है, इस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डीआरसी जो है असल में अफ्रीका की शायद एक सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री में से एक आती है, और दुनिया की 11th लार्जेस्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है एक छोटी सी कंट्री है। डीआरसी का पहले नाम हुआ करता था जायरे, और इसके साथ में कौन सी है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके साथ कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम देखें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इस तरह आपको देखिए रवांडा है, या बुरुंडी, ऊपर युगांडा, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रीजन। जबकि कैमरून का जो इलाका है वो केवल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जुड़ता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एक अलग देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग देश है। तो किन्हासा एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये असल में किस देश की राजधानी है? तो ये डीआरसी की राजधानी, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है। ठीक है, ये आपको पता लग गया दो चीजें, ये देश कहां पर है, इनके आसपास की कंट्री कौन सी है, अफ्रीका के रीजन्स कौन से, ये पता होना चाहिए, ताकि आप इसको समझ सको कि कहां पर क्यों ये डिवीजन होता है। अब मैं इस बार दोबारा मैप पे आता हूं। ये आपको दिख रहा है, इसमें आपको ऊपर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक दिख रहा होगा, साउथ सुडान दिख रहा होगा, युगांडा दिख रहा होगा, रवांडा दिख रहा होगा, बुरुंडी दिख रहा होगा, तंजानिया दिख रहा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कॉन्गो रिवर भी दिख रही होगी। ये कॉन्गो रिवर ही बहती है, और इसी के नाम पर दोनों देशों का नाम असल में कॉन्गो ही पड़ा हुआ है।
एक अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहता है, दूसरा अपने आप को रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहता है। फर्क ये है कि इस डीआरसी के ऊपर बेल्जियम का कब्जा हुआ करता था और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ऊपर फ्रांस का कब्जा हुआ करता था। ये डिफरेंस है। और आप देखो तो दोनों के पास ही एक्सेस है समुद्र का, यानी एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ऐसी गलती नहीं करना कि आप उसको लैंडलॉक मार के फंस जाओ। इंडिया लगातार यहाँ भी व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है ये रीजन। अफ्रीका के साथ इंडिया व्यापार और बढ़ाना चाहता है, अफ्रीकन यूनियन के साथ तो खास तौर पे, जिनमें लगभग सभी अफ्रीकी देश आते हैं। इसी का नाम पहले जायरे हुआ करता था, एक इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका की। समझ लिया हमने ये। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वो था अफ्रीका के ठीक परे जाते हुए एक देश के बारे में, अमेरिका के पास, जिसका नाम है हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि रिसेंटली इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक ने साइन किया एक जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच हुआ? भारत और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। अब ये कहां पर देश है डोमिनिकन रिपब्लिक? तो ये असल में हेती का बहुत करीबी दोस्त है, करीबी देश है, दोस्त नहीं। असल में दोनों में थोड़ा विवाद है। कैरेबियंस में पड़ता है, यानी सेंट्रल अमेरिका के आसपास का रीजन जहां है। इसका बॉर्डर केवल एक देश से मिलता है, हेती से। असल में हेती और जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये दोनों असल में एक आइलैंड की दो पार्ट है। अगर इसको गौर से देखो, हम इसके मैप पे आते हैं। ये भी काफी न्यूज में था। जेट को इंडिया ने साइन किया किसके साथ? डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। ये आपको दिख रहे होंगे इंडिया और डोमिनिकन रिपब्लिक के ऑफिशियल्स। अगर आप देखो डोमिनिकन रिपब्लिक, तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर हेती है, यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक है। वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें तो बिल्कुल ऊपर ये वेनेजुला, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच की जो सेंट्रल अमेरिकन कुछ कंट्रीज हैं, उनमें से एक है क्यूबा। आप देखते ही होंगे मैप पे, तो क्यूबा के पास एक छोटा सा आइलैंड दिखता होगा। इसके पीछे पोर्टो रिको है, जो अमेरिका का हिस्सा है। पोर्टो रिको और क्यूबा के बीच में दो कंट्रीज है, ये आइलैंड है, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये इधर वाला डोमिनिकन रिपब्लिक है, इधर वाला हैती है। हैती एक ऐसा देश है जहाँ बहुत बुरी बदहाली है, बहुत गरीबी है, बहुत बुरा हाल है। जबकि डोमिनिकन एक रिपब्लिक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत प्रोस्पेरिटी है। एवरेज लाइफ का देखो तो डोमिनिकन रिपब्लिक में बेहतर है, लाइवलीहुड बेहतर है। जबकि हैती से लोग भाग भाग के जाते रहते हैं अमेरिका में। हैती में बुरा हाल है, और इवन रेशियल डिफरेंस भी है। डोमिनिकन रिपब्लिक में आपको गोरे लोग ज्यादा मिलेंगे, और वहीं आप हैती की बात करें तो वहां आपको ब्लैक पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो असल में क्या वजह है कि एक ही आइलैंड के दो कंट्रीज में इतना बवाल है? इंडिया ने किसके साथ पहली बार जेट को साइन किया है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। अब देखिए, एक ही आइलैंड है, दो कंट्रीज। कंप्लीट आइलैंड को क्या कहते हैं? ये आपको नाम दिख रहा होगा, आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला। आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला मतलब ये पूरा आइलैंड, और इसमें दो देश हैं, एक हैती और एक डोमिनिकन रिपब्लिक। इसलिए बोला गया था कि डोमिनिकन रिपब्लिक केवल एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो है हैती। असल में एक ही आइलैंड है तो इतनी तबाही क्यों है? क्यों? एक देश बहुत ज्यादा गरीब है और एक देश बहुत बेहतर स्थिति में है। तो इसकी वजह यह है कि डोमिनिकन रिपब्लिक एक ऐसी कंट्री है जिसके पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, रेशियल एडवांटेज कह सकते हैं, जिस तरह का वातावरण है उसका, और जिस तरह की रेसेस यहाँ के रहने लग गई जो ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी उस समय में। प्लस डोमिनिकन रिपब्लिक एक ऐसी टेरिटरी है जिसके ऊपर सपोर्ट भी बेहतर मिला। अब देखिए फर्क क्या है दोनों में। जब हम आइलैंड ऑफ हिस्पानियोला की बात करें तो यहाँ जो माउंटेन्स है सब डोमिनिकन रिपब्लिक के रीजन में पड़ते हैं। बारिश इस रीजन में ज्यादा होती है, वेदर यहाँ का बेहतर है। जबकि क्योंकि यहाँ बहुत सारे माउंटेन हैं, तो ये जो हैती का रीजन है, सारे बादल यहाँ के टकरा जाते हैं और ये एक रेन शैडो जोन में पड़ जाता है। यानी इतनी बारिश यहाँ पर नहीं हो पाती हैती में जितनी की डोमिनिकन रिपब्लिक में होती है। प्लस डोमिनिकन रिपब्लिक में बेहतर खेती के अवसर मिलते हैं, संसाधन भी ज्यादा है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है? तो ऐसा नहीं। असल में हैती के रीजन के ऊपर रूल किया करते थे फ्रेंच। ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, और डोमिनिकन रिपब्लिक हुआ करती थी स्पेनिश कॉलोनी। बाद में डोमिनिकन रिपब्लिक में कुछ यूरोपियंस भी आके रहने लग गए, और जबकि हैती में फ्रांस ने बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया था और लगातार यहाँ पर उसने अटैक करना स्टार्ट किया, और यहाँ पर स्लेव्स को लाके स्लेव का ट्रेड करना स्टार्ट किया, प्लांटेशन स्टार्ट की, और इतनी ज्यादा प्लांटेशन स्लेव ट्रेड किया कि लगभग हैती का एक बड़ा सा टेरिटरी जो उसमें पूरी जंगल को साफ कर दिया गया था। तो यहाँ ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया और ये ज्यादा खेती के लिए सही जगह रही नहीं। जबकि डोमिनिकन रिपब्लिक के पास एक तो वेदर का फायदा था, ज्योग्राफी का फायदा था, प्लस यहाँ सेटलर्स जो है वो यूरोप से आए जो वेल ऑफ थे, बेहतर स्थिति में थे, और इसका फायदा उठा, और यहाँ पर जनसंख्या भी कम रही। कंपेयर टू हैती में बहुत ज्यादा जनसंख्या है डोमिनिकन रिपब्लिक के मुकाबले, इसलिए हैती की अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और बार बार इनके बीच में पहले युद्ध भी हुआ करते थे, तो दोनों बिल्कुल ही सेपरेट कंट्रीज हैं ही हमेशा से ही। तो डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती दो कंट्रीज है। कहाँ पर है? कैरेबियन सी में है। और अभी इंडिया ने
डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ एक जेट को एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया, जहां कोशिश कर रहा है कि बेहतर तरीके से क्या हो, ट्रेड और जो एस्पेक्ट है बाकी डेवलपमेंट हो उनके बीच। ये बातें होगी इकोनॉमिक और कमर्शियल ट्रेड्स को आगे ले जाने के बारे में। अब हमने ये बात की कॉन्गो के बारे में, हमने बात की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में, हमने बात की अभी हैती के बारे में, डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। कहाँ पर है डोमिनिकन रिपब्लिक, आपको ये भी आइडिया लग गया, बिल्कुल कैरेबियन सी में। इसके पास पोर्टोरिको है एक साइड आइलैंड के, दूसरी तरफ क्यूबा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक रिसेंट न्यूज जो लगातार न्यूज में थी कि भाई रेड सी में अटैक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो गया है। लेकिन रेड सी के अटैक की वजह से जो दिक्कतें हैं वो केवल एक जगह नहीं हो रही, स्वेज कनाल रेड सी में आती है और वहां पर बहुत विवाद हो गया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कनाल है जो है पनामा कनाल, एक और इंपॉर्टेंट नहर है पनामा नहर। वहां पर भी सूखे की स्थिति काफी सालों से बनी हुई है, काफी महीनों से बनी हुई है, जिसकी वजह से वहां भी पानी कम हो रहा है, तो वहां भी ट्रेड डिस्टर्ब हो जा रहा है। पहले हम जानते हैं जिस हम इलाके के बारे में पढ़ रहे हैं रेड सी, वो कहां पर है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये वो इलाका है रेड सी जहां पर स्वेज कनाल बहती है। ऊपर से स्वेज कनाल है जो इजिप्ट को काटते हुए दौड़ती है इस मेडिटेरेनियन सी में। ऊपर का रीजन है मेडिटेरेनियन सी का, ये है रेड सी। और रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जो नहर जोड़ती है उसे हम कहते हैं स्वेज कनाल। ऊपर गल्फ ऑफ अकाबा है, और ये जो आपको दिख रही है छोटी सी संकरी सी जमीन जहां से गाड़ियां पास होती हैं या शिप्स पास होंगी, इसे हम कहेंगे स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम है बाबल मंदेब। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये जगह कौन सा है, पर्शियन गल्फ, ठीक। ऊपर कौन सा है, कैस्पियन सी, ठीक। ये कौन सा है, ब्लैक सी। ये कौन सा इलाका है, मेडिटेरेनियन सी। अब देखो, अगर आप आमतौर पर पहले व्यापार करते एशिया और यूरोप के बीच में, तो आपको घूम के या नीचे से आना पड़ता। अफ्रीका के ठीक नीचे है केप ऑफ गुड होप, इसको पार करते हुए आप जाके व्यापार करते। पुराना रूट यही हुआ करता था। और नॉर्मल रूट जब डेवलप हुआ, सुएज कनाल बनाई गई, तो एक बहुत शॉर्ट रूट है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। लेकिन युद्ध के बाद से, यानी यहाँ यमन में हौती रेबल्स हैं जो लगातार हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे शिप्स जाना मुश्किल हो गया। तो अब शिप्स को इस रास्ते को लेने के बजाय फिर दोबारा घूम के पुराना रूट लेना पड़ता है, जो कि 31 दिन तक अब ट्रेड को स्लो कर दे रहा है, जो पहले 19 दिन में हो जाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। गाजा वॉर के बाद का रूट आपको देखने को मिल रहा है, तो एक बड़ी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जो हुआ है वॉर की वजह से। अब ये क्यों भाई, हाउती रिबल्स क्यों अटैक कर रहे हैं यहाँ यमन से, मैंने पहले डिस्कस किया। उनका मानना है कि जो गाजा में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो जो भी इजराइल का व्यापार में मदद करेगा उनको लगेगा कि उनकी सपोर्टिंग कंट्री के खिलाफ वो हमले करते ही रहेंगे। तो ये कहानी है इस रीजन की। अब जब ये चीजें हो रही हैं, सुएज कनाल से ना होने की वजह से, घूम के व्यापार होने की वजह से 36 दिन तक का टाइम लगता है। अगर आप नीदरलैंड से व्यापार करोगे तो आमतौर पे आप क्या करोगे, सीधा यहाँ जिब्राल्टर है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ क्रॉस करोगे और आप सीधा बोस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पर है, इसको पार करते हुए आओगे, ये आपके सुएज कनाल से होते हुए रेड सी में एंटर करोगे, और यहाँ बाबल मंदेब को पार करते हुए सीधा सीधा आप व्यापार कर सकते हो। स्ट्रेट ऑफ मलक्का पार करते हुए जापान जाओ, चाइना जाओ या इंडिया आओ, बहुत सिंपल है। लेकिन अब आपको एक लंबा 36 दिन का ट्रिप करना पड़ रहा है, क्योंकि वो रूट खुला हुआ नहीं है, तो इससे व्यापार को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जब हम इस चीज को समझे, तो यहाँ कौन कौन सी कंट्री लोकेटेड है एक बार देख लीजिए। ऊपर इसराइल है, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ईरान, रशिया, इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, जिबूटी और सोमालिया। अब जब हम इन चीजों की बात करें तो हमें पता है कि काफी टनल्स की दिक्कत, सिर्फ कनाल्स की दिक्कत रेड सी में नहीं है, बल्कि जैसे मैंने बताया सूखा होने की वजह पनामा कनाल जो है वहां भी बहुत विवाद की स्थिति बनी हुई है, जहां अब उन्होंने पानी कम होने की वजह से शिप्स की मूवमेंट कम कर दी है। और वो ऐसी जगह जहां से 5% ग्लोबल ट्रेड होता था। तो पहली बात, कहां पर है पनामा कनाल, यहां पर है पनामा कनाल। आमतौर पर कहा जाता है कि क्योंकि यहां पर पहले कोई कनाल थी नहीं, तो अगर अमेरिका को अपने इस पोर्ट से इस पोर्ट तक सामान भेजना है, या तो वो ऐसे भेजेंगे या फिर उनको पूरा घूम के नीचे से आना पड़ता था। तो कहा यह जाता है कि इन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत पहले इस पनामा के देश को में सत्ता पलटी और उसके बाद यहाँ पर एक कनाल बना दिया, पनामा कनाल। तो कहा जाता है यहाँ पर ज्यादा विवाद नहीं होता, क्योंकि सब कुछ लगभग अमेरिका के कंट्रोल में ही है। पर यहाँ समस्या यह है कि पानी मेंटेन करना पड़ता है, पानी कम रहता है इस रीजन में। अब क्योंकि इस इलाके के आसपास सूखा हो चुका है, और जो पनामा कनाल ऑपरेट करती है, तो पनामा कनाल ऑपरेट करती है गैटल लॉक से, यानी यहाँ पर गैटल लेक है, और लेक से आप आते हो धीरे 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 करके हुए, तब पार कर दूसरी साइड पैसिफिक ओशन जाते हो। अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से जोड़ने का तरीका है। इसके अंदर पहले कोई भी शिप अटलांटिक से आएगा, फिर वो गैटल लॉक नाम की एक जगह है जहां पर पानी से जो गैटल लेक का लेवल है वहां तक लेके जाता है। फिर आपके शिप्स गैटल लेक में आएंगे, फिर इसी में आता है कुलेब्रा कट, यानी जहां से
आप शिफ्ट होते हो और पेद्रो मिगुल लॉक होते हुए आप लास्ट में मीरा फ्लोर लेक होते हुए 1.5 किलोमीटर जाते हुए फिर लास्ट में आप यहाँ खत्म करते हो चीज़ों को, अपनी अपनी यात्रा को पैसिफिक ओशन में। तो याद रखिए यहाँ पर मीरा फ्लोर लॉक की बात है, पेद्रो मिगुल लॉक की बात है, गैटुन लॉक की बात है, गेटन लेक की बात है। तो ये सब बातें किसकी हो रही है? पनामा कनाल की। अब लेक से अगर आप शिफ्ट कराओगे चीज़ों को तो पानी आपको मैनेज करना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ सूखा पड़ गया, पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो बड़े शिप्स नहीं जा पा रहे हैं और कम मात्रा में शिप्स पहुंचे, तो यहाँ भी व्यापार में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। एक तो पहले स्वेज कनाल में दिक्कत है और पनामा कनाल में भी अभी दिक्कतें चल रही हैं। इसके अलावा देखिए तो इस मैप में आपको इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स दिखेंगे। चोक पॉइंट्स वो इलाके हैं जहां व्यापार अगर नहीं हो पाए या व्यापार को रोक दें तो पूरा का पूरा व्यापार ही ठप हो जाएगा आसपास का। जैसे हमने देखा यहाँ स्वेज कनाल है, इसमें साथ दिक्कत हो रही है तो सारी दुनिया के शिप नीचे घूम के आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ बाबल मंदेब है जहां पर अभी समस्या हो रही है क्योंकि यमन में जो हौथी रेबल्स है यहाँ पर ही फायरिंग कर रहे हैं। ऊपर है स्वेज कनाल, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह है टर्कस स्ट्रेट जिसे हम बॉस्फोरस सी के आसपास का इलाका है। यानी ये वो इलाका है जिसके थ्रू जो भी कंट्रीज आपके ब्लैक सी के आसपास हैं वो मेडिटेरेनियन सी को एक्सेस करती हैं। अगर टर्की यहाँ पर इसको रोक दे तो रशिया और बाकी के देश इस रीजन से अपने जहाज लेकर मेडिटेरेनियन सी में नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब वो एशिया नहीं पहुंच पाएंगे, उनको घूम के पीछे से आना पड़ेगा, जो बहुत दिक्कत बड़ा काम होगा। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स है और यहाँ पनामा कनाल है। तो ये चोक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन चोक पॉइंट्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो आप इस रीजन के आसपास आने वाले सभी कमर्शियल शिप्स को और पूरे के पूरे व्यापार को रोक सकते हो। तो हमें पता होने चाहिए इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है और क्या विवाद अभी चल रहा है। अब आगे बढ़े इससे पहले जरा मैं दिखा दूं पनामा कनाल का सिस्टम काम कैसे करता है। ये रहा गैटन लेक और इसके पास क्या है, लॉक सिस्टम है। दोनों कनाल के एंड में लॉक सिस्टम हुआ करता है जिससे कि पानी छोड़ा जाता है आसपास की लेक्स के ऊपर। क्योंकि देखो शिप्स को आने जाने के लिए ना एक प्रॉपर वाटर का लेवल होना चाहिए। पानी को इतना बढ़ाया जाता है कि वो पानी का लेवल गेटुन लेक के बराबर हो जाए, तो ये लॉक्स के थ्रू पानी छोड़ा जाता है और तब जाके शिप्स उठती है और वहां से गुजरती है। लेकिन क्योंकि अभी पानी बहुत कम है तो उन्हें दिक्कत होती है। देखिए कहानी क्या है, देखिए ये अटलांटिक सी है या पैसिफिक सी है। तो जब कोई शिप आएगा ना तो पहले ये आएगा, इधर एंटर करेगा, फिर यहाँ पानी भरेंगे, फिर उसको ऊपर भेजेंगे, देन अगेन पानी का लेवल बढ़ा बढ़ा के ये इस तरह शिप मूव करते हैं और इवेंचुअली गेटुन लेक से होते हुए फिर वो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता जाता है और वो फिर लास्ट में पैसिफिक में। तो पैसेज को जो बढ़ाना होता है इसके लिए पानी चाहिए होता है, तो ये बड़ी दिक्कत है। इसी वजह से यहाँ भी एक समस्या अभी उत्पन्न हुई पड़ी है। तो अगर कभी आपको एग्वा क्लारा लॉक के बारे में पूछा जाए, गेटन लेक के बारे में पूछा जाए, तो ये पैनामा कनाल को जोड़ने वाली लेक्स हैं जिसके थ्रू आपके शिप्स मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ड्राउट की समस्या अलग आ गई है। तो पैनामा कनाल में ड्राउट की समस्या है, स्वेज कनाल में जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और अब बात आती है अगले टॉपिक की, जो है इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के बारे में। आईसीपी खोला गया है इंडिया में त्रिपुरा के आसपास। त्रिपुरा में जहां इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां पर एक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट आईसीपी बनाया गया। अब आईसीपी क्या होता है पहली बात तो देखिए, भारत से अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं, ये इंडिया है बांग्लादेश है, तो बॉर्डर क्रॉस करने के टाइम में आपको ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स, कई चीज़ों को देखना पड़ता है कि भाई इसकी चेकिंग होगी कि नहीं, पासपोर्ट चेक हुआ है नहीं, आपका जो सामान जा रहा है कस्टम्स में उस पर ड्यूटी लगेगी कि नहीं। तो अलग अलग चेक पोस्ट अलग अलग चीज़ों के हुआ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है चीज़ों की मूवमेंट में, लोगों की मूवमेंट। तो अगर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होता है तो एक बार आपकी गाड़ी जाती है, ट्रक्स है या कोई इंसान है वो गए और एक ही साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। चाहे कस्टम्स की बात करें, चाहे हम क्लियरेंस की बात करें, वो सब एक साथ हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। तो इंडिया ऑलरेडी जैसे आपने सुना होगा बीरगंज के बारे में, जोगबनी के बारे में, जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर है। तो अभी बांग्लादेश के साथ भी दूसरा त्रिपुरा में ही एक और लैंड पोर्ट बनाया गया, यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जहाँ बनाया गया। देखिए पोर्ट मतलब क्या होता है, समुद्री पत्तन जहाँ पर जहाज लगते हैं। तो लैंड पोर्ट मतलब वहां से भारत और बांग्लादेश के बीच में शिप्स जा रहे हैं, पानी के रास्ते से जब जाएंगे तो पोर्ट से पोर्ट जाएंगे। लेकिन जब जमीन के रास्ते से जा रहे हैं तो जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिस चेक पोस्ट पे वो जाएंगे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे जहाँ चेकिंग होगी कि सामान सही है या गलत है, सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया जाएगा, कस्टम देखा जाएगा, उसे कहेंगे लैंड पोर्ट। तो वो कहाँ पर है, सबरूम में, साउथ त्रिपुरा, जहाँ पर इसकी शुरुआत की गई, आईसीपी बनाया गया सबरूम में। इंडिया में 9 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है और जिनके ऊपर पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने के बाद इंडिया और बांग्लादेश के व्यापार में ऑलरेडी और बढ़ोतरी होगी। कहा जाता है अभी भारत बांग्लादेश का जो व्यापार है, वो एक व्यापार का रिश्ता जो है भारत बांग्लादेश का, वो एक सोनाली अध्याय से गुजर रहा है, यानी गोल्डन चैप्टर से गुजर रहा है। तो उसी के मद्देनजर हमने देखा ये भी एक पुश इंडिया ने किया है। कहाँ पर, सबरूम में क्या है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, किस बॉर्डर पे, इंडिया और बांग्लादेश की, कहाँ पर है जगह, त्रिपुरा में। तो ये आपको लोकेशन भी देखने को मिलेगी सबरूम की। ये फेनी नदी बहती है पास में, ठीक है, और ये आपको
दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पर ये बनाया गया है। ठीक, तो ये एस्पेक्ट हो गया, ये आपको पता लग रहा है कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ें हैं और क्या रेलेवेंस है इस चीज़ की। अब अगले आर्टिकल की ओर बढ़े, वो है ब्लू लीडर्स अलायंस की। असल में एक ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट हुआ था बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन के बारे में। हमने पिछले हफ्ते ही भी इसके बारे में बात किया गया था कि कैसे एक कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया है कि कैसे वो चाहती हैं कि कंजर्वेशन हो मरीन इकोसिस्टम का। तो इसके अंतर्गत बेल्जियम, कैप वर्दे, ग्रीस, मोनाको, नाइजीरिया, नॉर्वे, यूके की कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये चाहते थे कि एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन असल में हो नहीं पाया था वो। और ब्लू लीडर्स इसी का अलायंस है जो जो बात किस चीज़ की कर रहे हैं कि हाई सीज के बारे में। हाई सीज मतलब जो भी समुद्री इलाका किसी भी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या तो यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का से भारत की अगर आप सीमा देखें तो भारत की ज़मीनी सीमा जहाँ खत्म होती है, मान लो भारत का एक आइलैंड यहाँ पर है, तो इस आइलैंड के 200 नॉटिकल माइल्स तक के बाद के इलाके को कहेंगे हाई सीज, क्योंकि वो इलाका है जिसपे किसी का हक नहीं है। तो हाई सीज को लेके जो रूल्स बनते हैं उनके लिए एक ट्रीटी थी अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। उसी के तहत यहाँ बात की जा रही है कैसे जो राष्ट्रीय जुरिसडिक्शन किसी देश के अपने हिस्से से बाहर की चीज़ है उनके बारे में, जो उनकी बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। तो वह है ब्लू लीडर अलायंस। ठीक है, ये तो न्यूज़ में था और हमने पिछले हफ्ते भी डिटेल में कवर किया था क्या डिमांड्स है और क्यों क्यों क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस ट्रीटी के मामले में, इंडिया पार्ट नहीं है इसका। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी पिछले हफ्ते भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अभी मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज़ में है। मालाबार, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कूप इंडिया और रेड फ्लैग। पहली बात, मालाबार एक बहुत ही प्रचलित नेवल एक्सरसाइज है जिसमें एक बड़ी चीज की शुरुआत हुई थी। किसकी? जो आज आप क्वाड देख रहे हैं ना, असल में उसकी जो बीज बोया गया था उसका वो मालाबार एक्सरसाइज से ही बोया जाता है, क्योंकि ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जहां पर यूएसए, इंडिया और जापान की नेवीज आती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी पे काम करती हैं इंडो पैसिफिक के रीजन। कुछ समय में इसमें जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे ज्वाइन किया था। तब ये दिखा गया था कि भाई कैसे क्वाड की शुरुआत असल में इसी एक्सरसाइज के थ्रू हुई थी। फिर बात आती है युद्ध अभ्यास की। युद्ध अभ्यास और मालाबार एक्सरसाइज में एक फर्क है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है मालाबार। युद्ध अभ्यास जिसके नाम से क्लियर है, एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए की आर्मियां करती हैं। फिर वज्र प्रहार। वज्र प्रहार असल में स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूएस इनके बीच में होता है, जिनका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म और वॉर कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करना। कूप अमेरिका अगेन एक बायलैटरल एरियल एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और यूएस की एयरफोर्स करती है कॉम्बैट रेडीनेस, जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए। और रेड फ्लैग असल में एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो होस्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स का एयरफोर्स, जिसमें कि इंडिया की एयरफोर्स अक्सर जाके पार्टिसिपेट करती है। तो रेड फ्लैग अमेरिका का है, कोप इंडिया इंडिया और यूएसए की एयरफोर्स का है, वज्र प्रहार इंडिया और यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस है उनका है, युद्ध अभ्यास भारत और यूएस की मिलिट्री का है, और मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए और जापान का ट्राइलेटरल एक नेवल एक्सरसाइज है। पैसिफिक ओशन में मोस्टली होता है, इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां चाइना की बढ़ती पैठ को टक्कर देने की कोशिश ये लोग करते हैं और उससे चाइना बहुत ज़्यादा डरता भी है। तो ये ब्रॉडली जो चीज़ें थी न्यूज़ में। अब मैं एक बार दोबारा आपको कह रहा हूँ कि जो मैप्स है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैप से आपको पता लगेगा कि मान लो इस मैप में कहाँ पर था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कहाँ पर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कहाँ पर है आपकी कैस्पियन सी, कहाँ पर है ब्लैक सी ऑफ अजूज कहाँ पर है, कहाँ पर आपके दर्दनेलिस है, कहाँ पर रेड सी है, कहाँ स्टेट ऑफ मलक्का है, कौन कौन सी आपकी ईयू की कंट्रीज हैं, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिप्री की। तो सिप्री असल में एक स्टॉकहोम बेस्ड एक रिसर्च कह सकते हैं छापने वाली संस्था है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2019 से लेकर 23 तक के बीच में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, जिसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है उसमें फ्रांस रहा है रशिया को हटाते हुए, लेकिन टॉप मोस्ट जो इंपोर्टर है आर्म्स का वो था कौन? तो इंडिया। अब बात जैसे मैंने की कि भाई सिप्री लगातार न्यूज़ में रहती है, तो क्या है सिप्री? तो सिप्री असल में एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इसका यूएन से कुछ लेना देना है नहीं। सिप्री स्टॉकहोम में बेस्ड है स्वीडन में, और इसका काम ही यही है कि भाई जो कन्फ्लिक्ट हो गए, आर्ममेंट हो गए, आर्म्स कंट्रोल हो गए, इसके ऊपर काम करना। ठीक है, ये सिप्री की बात होगी। सिप्री का फुल फॉर्म ही यही है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में है, स्टॉकहोम शहर का नाम है जहाँ स्थित है। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च थिंक टैंक है जो वॉरफेयर और इन सब के ऊपर में रिसर्च पब्लिश करता है, काफ़ी रेपुटेड संस्था है, लेकिन इसका कोई भी लेना देना यूएन वगैरह से तो है नहीं अभी तक। तो ये बातें हो गई सिप्री की, जिसने बोला है कि इंडिया हैज़ बीन द टॉप इंपोर्टर इन द वर्ल्ड इन 2019 to 23 पीरियड। पहले यूएई, सऊदी अरेबिया का नाम भी कभी कभी आता था, अभी इंडिया
टॉप पे चला गया है, टॉप इंपोर्टर था, बढ़ा है नंबर 4.7% उससे 4 साल पहले की तुलना में, जो दिखाता है कि भारत ने लगातार अपने इंपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं वेपन्स के। अगर ऐसी और न्यूज़ या ऐसे और टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ऐसा कंटेंट चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ऑफिशियल ज्वाइन करिए, जहाँ आपको सभी PDF और इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।